Swayam Prabha. Digital India. Educated India. सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर शैवाल सत्यार्थी है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। मेरा जो पाठ्यक्रम है वह है अपकृत्य विधि और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 और इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत आज का जो मेरा विषय है जो कि व्याख्यान नंबर 2 है, इसका शीर्षक है अपकृत्य विधि के तत्व, बिना हानि की क्षति एवं बिना क्षति के हानि, जिसको हम इंजुरिया साइन डेमनम और डेमनम साइन इंजुरिया, अपकृत्य और अपराध में अंतर और अपकृत्य एवं संविदा में अंतर। तो इस व्याख्यान में हम 3 मुख्य विषयों पर चर्चा करेंगे। पहला तो जो आवश्यक तत्व होते हैं अपकृत्य के और उन आवश्यक तत्वों के संदर्भ में जो उक्तियां हैं, इंजुरिया साइन डेमनम, डेमनम साइन इंजुरिया, बिना हानि की क्षति और बिना क्षति की हानि। संविदा और अपकृत्य में जो अंतर है, संविदा भंग आप जानते ही हैं और अपकृत्य, इन दोनों में जो अंतर है उसको भी हम इस चर्चा में रखेंगे और अपराध से किस प्रकार अपकृत्य भिन्न होता है, इस बिंदु पर भी हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का व्याख्यान। सबसे पहले, जैसा कि मैंने अपने प्रथम व्याख्यान में भी इस बारे में बताया था कि जो मुख्य आवश्यक तत्व होते हैं किसी भी अपकृत्य के, वह 3 होते हैं। पहला, दोषपूर्ण कार्य का किया जाना। दूसरा, जो विधिक क्षति होती है जिसको हम लीगल इंजरी कहते हैं। और तीसरा, नुकसानी के लिए वाद लाने का अधिकार। इन 3 मुख्य तथ्यों को किसी भी अपकृत्य के संदर्भ में देखा जाता है और यह बहुत ही आवश्यक है कि इन 3 मुख्य तत्वों के विषय में आप समझें और जाने। सबसे पहला जो तत्व है, जो दोषपूर्ण कार्य किया जाना। जब दोषपूर्ण कार्य किए जाने की बात हम करते हैं तो इसमें हम किसी भी व्यक्ति के ऊपर जो कर्तव्य निरूपित किए गए हैं हमारे विधि द्वारा, और यह पूर्व निर्धारित कर्तव्य होते हैं, और जो ये कर्तव्य होते हैं यह किसी विधि के द्वारा ही निरूपित किए गए होते हैं। तो जो कर्तव्य आपके ऊपर हैं, जो विधिक कर्तव्य आपके ऊपर हैं, जब आप उनका उल्लंघन करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि आपने एक दोषपूर्ण कार्य किया है और इस दोषपूर्ण कार्य को आपने किसी व्यक्ति के विरुद्ध किया है। और जब आप इस दोषपूर्ण कार्य को किसी व्यक्ति के विरुद्ध करते हैं तो आगे जो भी परिणाम होते हैं उसके लिए आपकी कुछ न कुछ जिम्मेदारी तो बनती है। इसी को ध्यान में रखते हुए ऐसा देखा गया है कि किसी व्यक्ति के अधिकारों का जब अतिलंघन किया जाता है, अतिक्रमण किया जाता है, तो इस दोषपूर्ण कार्य को ही अपकृत्य माना जाता है। इस संदर्भ में एक विधि शास्त्री जो ऑस्टिन है, बहुत ही प्रसिद्ध विधि शास्त्री हैं, उनका यह मत है कि विधिक अधिकार से अभिप्राय ऐसे अधिकारों से है जो किसी व्यक्ति को विधि द्वारा प्रदत्त होते हैं और ऐसे अधिकार संपूर्ण विश्व के विरुद्ध उपलब्ध होते हैं। इसका अर्थ यह है कि ये अधिकार सबसे पहले तो किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध नहीं है, यह अधिकार पूरे संपूर्ण विश्व के विरुद्ध हैं। जो भी इन अधिकारों का उल्लंघन करेगा वह उसके लिए दायी होगा और उत्तरदायी होगा। और दूसरा कि ये जो अधिकार है यह साधारण अधिकार नहीं है। यहाँ अगर हम अधिकारों की बात करते हैं तो यह साधारण अधिकार नहीं है। अधिकार 2 तरह के हो सकते हैं, एक तो साधारण अधिकार होते हैं, दूसरे आपके विधिक अधिकार होते हैं। और विधिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जिनको
विधि द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। यहाँ हम ये कह सकते हैं कि सारे अधिकार विधिक अधिकार नहीं हो सकते हैं, सारे विधिक अधिकार जरूर अधिकार की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ ऑस्टिन के इस कथन का बहुत ही ज़्यादा महत्व हो जाता है, क्योंकि जब भी हम दोषपूर्ण कार्य के बारे में बात करते हैं तो यह दोषपूर्ण कार्य किस संदर्भ में किया गया है यह जानना बहुत ही आवश्यक होता है, तभी आप किसी की जिम्मेदारी आप तय कर सकते हैं। अन्यथा जिम्मेदारी तय करने में कई तरह की कठिनाइयां आ सकती हैं। तो हमने यह देख लिया कि यहाँ जो विधिक अधिकार हैं उन्हीं के विरुद्ध आपने ऐसा कुछ किया है और इसलिए आपको उत्तरदायी ठहराया जा सकता है और यह दोषपूर्ण कार्य का किया जाना बहुत ही आवश्यक है। दूसरा जो आवश्यक तत्व है वह है विधिक क्षति। जब भी हम विधिक क्षति की बात करते हैं ये लीगल इंजरी है। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको समझनी आवश्यक होगी कि विधिक क्षति में जब हम बात करते हैं तो यहाँ कई तरह की क्षति किसी व्यक्ति को हो सकती है। कई बार आर्थिक क्षति होती है, कई बार आपके इमोशन को लेकर क्षति होती है, मानसिक क्षति होती है, कई बार आपके संपत्ति को लेकर क्षति होती है। तो कई तरह की क्षति किसी व्यक्ति को हो सकती है। लेकिन जब हम अपकृत्य के संदर्भ में क्षति की बात करते हैं तो हम यहाँ पर विधिक क्षति की बात करते हैं, जो लीगल इंजरी है उसकी बात करते हैं। और लीगल इंजरी का अर्थ यह होता है कि आपके विधिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया है। और इस संदर्भ में कई सारी उक्तियां भी हैं जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। इन उक्तियों के बारे में हम एक डिटेल में केस लॉ के साथ जो भी निर्णय दिए गए हैं न्यायालय के द्वारा उसके साथ हम इसकी चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि इन उक्तियों का जो लीगल मैगजिम्स हैं उनका अपकृत्य के इस महत्वपूर्ण तत्व के संदर्भ में क्या उपयोगिता है और क्या भूमिका है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ हम जो तत्व है यह है नुकसानी का वाद लाने का अधिकार। क्योंकि जब भी हम किसी भी विधिक अधिकार की बात करते हैं वहाँ पर उपचार का होना भी बहुत ही जरूरी है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बिना उपचार के किसी भी विधिक अधिकार का कोई महत्व नहीं होता है। आपका विधिक अधिकार अर्थहीन हो जाएगा अगर उसके संदर्भ में आपको कोई उपचार प्राप्त नहीं हुआ है। इसीलिए दोनों को हम एक साथ ही देखते हैं कि जब भी आप अपने कोई भी कानून आपको कोई अधिकार प्रदान करता है, आपके किसी अधिकार को मान्यता देता है, तो वहाँ यह जरूरी है कि साथ ही साथ आपको उपचार भी दिया गया हो। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं कि संविधान से जो सबसे महत्वपूर्ण अधिकार आपको मिलते हैं, जो फंडामेंटल राइट जिसको हम बोलते हैं, जो मूलभूत अधिकार होते हैं, मूलभूत अधिकारों को ही अगर सिर्फ दे दिया गया होता संविधान से और उसके लिए उसके उल्लंघन होने पर राज्य को उत्तरदायी ठहराने के लिए अगर किसी तरह के उपचार की व्यवस्था हमारे संविधान में नहीं की गई होती तो आपके ये जो संवैधानिक अधिकार, जो मूल अधिकार हैं संविधान द्वारा प्रदत्त, यह अर्थहीन हो जाते। और इसी संदर्भ में आप अगर देखें तो जो आर्टिकल 32 आपका संविधान का है जो आपको विधिक उपचार प्रदान करता है, आर्टिकल 226 जो है संविधान का जो आपको विधिक उपचार प्रदान करता है आपके मूल अधिकारों के उल्लंघन होने की दशा में, तो आपका मूल अधिकार जो है वह एक बहुत ही प्रभावी और उपयोगी साबित होता है क्योंकि साथ ही साथ उपचार प्राप्त हैं। इसी तरह जो भी विधिक अधिकार होते हैं उन विधिक अधिकारों के साथ साथ आपको विधिक उपचार भी उपलब्ध होना उतना ही आवश्यक है। और जब यह विधिक उपचार आपको मिल जाता है तो आपका विधिक अधिकार ज़्यादा प्रभावी हो जाता है और आप उसका अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं। और किसी भी दशा में जब उसका उल्लंघन होता है तो आप न्यायालय के समक्ष जाकर अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आप सहायता प्राप्त कर सकते हैं और उपचार प्राप्त कर सकते हैं। अब अगर हम इस संदर्भ में अगर बात करें, एक निर्णय है जिसका नाम है सूबा सिंह बनाम दविंदर कौर, और इस निर्णय का महत्व ये है कि इस मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया
कि जब कोई मान लीजिए उपेक्षा होती है या कोई लापरवाही हो रही है और उसके साथ साथ किसी की मृत्यु हो जा रही है, सो मृत्यु कारित होने पर आपराधिक मामला बनता है और जो लापरवाही की गई है उसको वह एक अपकृत्य का मामला है। तो क्या ऐसे मामलों में ये दोनों साथ साथ चल सकते हैं या अलग अलग चल सकते हैं? क्योंकि एक आपराधिक मामला भी बनता है और एक सिविल मामला भी बनता है। तो यहाँ यह अभिनिर्धारित किया गया इस महत्वपूर्ण केस में। यह बहुत पहले 2011 में इस केस को सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था और यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अपकृत्य विधि में अपकृत्य को सिविल दोष माना गया है और इसमें आपराधिक कार्रवाई के चलते नुकसानी का वाद लाने पर कोई रोक नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई आपराधिक कार्य भी अगर घटित हुआ है और साथ साथ अगर सिविल मामला बनता है तो सिर्फ इसलिए कि एक आपराधिक मामला भी इसमें बना हुआ है और न्यायालय के समय वह आपराधिक मामला लंबित है और या चल रहा है या उसकी कार्रवाई हो रही है, इसके लिए किसी सिविल वाद को लाने के लिए आपको रोका नहीं जा सकता है। आपको बिल्कुल भी उसके लिए रोका नहीं जाएगा, आप अपना सिविल वाद ला सकते हैं। और सिविल वाद और आपराधिक वाद दोनों एक साथ, आपराधिक मामला जो है एक साथ चल सकते हैं, इसके लिए कोई भी रोक नहीं होती है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में बताया है। अब हम आगे अगर बात करते हैं तो यहां हम समझने का प्रयास करेंगे कि अपकृत्य और संविदा भंग इन दोनों में अंतर क्या होता है और वह अंतर कितने महत्वपूर्ण होते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने पहले भी अपने पिछले अध्याय में बताया था कि अपकृत्य विधि का जो विकास हुआ यह बाद में हुआ। अपकृत्य विधि पहले संविदा विधि के कुछ भाग अपकृत्य विधि के संविदा विधि के अंतर्गत लिए जाते थे और कुछ भाग आपराधिक विधि के अंतर्गत लिए जाते थे और बाद में इसका विकास हुआ न्यायालय के निर्णयों के द्वारा। तो ऐसे में यह समझना आवश्यक है कि संविदा भंग और अपकृत्य में मूलभूत अंतर क्या होते हैं। अपकृत्य क्या होता है यह हम जान चुके हैं। जब हम संविदा भंग की बात करते हैं तो यह एक करार के उल्लंघन के रूप में हम इसको देखते हैं। एक कोई करार है, एक कोई एग्रीमेंट है जो विधि द्वारा इन्फोर्सिएबल है और उसका जब उल्लंघन होता है, जिसको हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं, इसको हम संविदा भंग के रूप में भी जानते हैं। तो दोनों कृत्य यह दोषपूर्ण कृत्य हैं और इन दो दोषपूर्ण कृत्यों के बीच में क्या मूलभूत अंतर होते हैं यह जानना बहुत ही आवश्यक है। यहाँ एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि संविदा भंग और अपकृत्य दोनों ही सिविल रॉन्ग माने जाते हैं, दोनों ही सिविल रॉन्ग है, दोनों ही सिविल मामले हैं और सिविल लॉ के अंतर्गत आते हैं, दोनों ही सिविल लॉ के अंतर्गत आते हैं। और सिविल लॉ में ये दोनों जब आते हैं तो इनके बीच में अंतर को स्पष्ट करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। ऐसे में अब इस स्लाइड में अगर आप देखें तो एक विनफील्ड ने जो परिभाषा दी गई है उसके आधार पर इस अंतर को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि विनफील्ड ने जो अपकृत्य विधि की परिभाषा दी है उसमें ऐसा सामने आता है कि अपकृत्य दायित्व मुख्य रूप से कानून द्वारा निर्धारित कर्तव्य के उल्लंघन से उत्पन्न होता है। ऐसा मैंने पहले भी आपको बताया है कि विधि ने आपको कुछ अधिकार दिए गए हैं और कुछ कर्तव्य दिए हुए हैं। सो आपको अपने अधिकारों की रक्षा करना है और सामने वाले को अपने कर्तव्यों का पालन करना है। ऐसे इस सामंजस्य को स्थापित किया जाता है समाज में अच्छे से रहने के लिए। तो जब यह दायित्व निर्धारित किया गया है, यह पूर्व निर्धारित कर्तव्य है और यह कर्तव्य आम लोगों के प्रति होता है और जब इसका उल्लंघन होता है, तो जब आपने इसका उल्लंघन कर दिया तो इसकी क्षतिपूर्ति कैसे की जाएगी। सो इसकी क्षतिपूर्ति के लिए जो प्रतिकर होगा वो किस रूप में दिया जाएगा। तो ऐसा प्रतिकर जो होता है वह अनिर्धारित होता है, पहले से निर्धारित नहीं होता है। जबकि जब आप एक संविदा में होते हैं, उस संविदा में ये दो व्यक्तियों के बीच का एक करार होता है। जो भी कर्तव्य और अधिकार होते हैं, जो इसकी पार्टीज होती हैं, जो पक्षकार होते हैं, वह आपस में तय करते हैं कि आपके क्या अधिकार होंगे, मेरे क्या कर्तव्य होंगे, आपके क्या कर्तव्य होंगे और मेरे क्या अधिकार होंगे। जब
पक्षकार, उस संविदा के पक्षकार आपस में अपने कर्तव्यों और अपने अधिकारों को लेकर बात करते हैं और किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, तब एक संविदा का निर्माण होता है और उसमें उनकी सहमति भी होती है। बिना उनकी सहमति के ऐसा नहीं होता है। तो सब कुछ पूर्व नियोजित होता है और पूर्व नियोजित होने की दशा में किसी भी उल्लंघन होने पर क्षतिपूर्ति कैसे की जाएगी, इसको भी निर्धारित किया गया रहता है। जबकि इसके विपरीत अपकृत्य में आपको जो अधिकार है यह विधिक अधिकार है। विधि ने आपको यह अधिकार दिया है, आपको यह अधिकार किसी व्यक्ति ने नहीं दिया है। और कर्तव्य जो होते हैं यह विधिक कर्तव्य होते हैं। कर्तव्य भी आपके ऊपर विधि ने ही निरूपित किया है। सो जो कर्तव्य आपके ऊपर विधि द्वारा निरूपित किया गया है और उन कर्तव्यों का आपको पालन करना है, तो यहां पर किसी भी पक्षकार की कोई अपनी स्वयं की भूमिका नहीं होती है और इन लोगों के बीच में कोई भी ऐसा करार नहीं है जिसकी वजह से हम कह सके कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है या पहले से तय किया गया है। तो यहां जब भी हम बात करते हैं अनलिक्विडेटेड डैमेजेस की बात करते हैं, तो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस जो होता है यह पहले से निर्धारित किया गया नहीं होता है, यह अनिर्धारित प्रतिकर होता है और यह प्रतिकर न्यायालय द्वारा उस केस के जो भी मामला बनता है उसके संदर्भों को ध्यान में रखकर, उसके फैक्ट को ध्यान में रखकर यह न्यायालय तय करती है कि इस वाद में कितना प्रतिकर दिया जाना चाहिए। यह अलग बात है कि प्रतिकर का निर्णय करते समय बहुत सारी ऐसी बातें भी होती है जिनको ध्यान में रखना होता है और यह न्यायालय के विवेक के ऊपर है कि वह उन बातों को ध्यान में रखकर जो प्रतिकर है उसको तय करता है या नहीं करता है। हम आगे देखेंगे कि कौन सी ऐसी बातें होती हैं जिनके आधार पर कई बार न्यायालय प्रतिकर को डिसाइड करते समय, प्रतिकर का निर्णय लेते समय उन बातों को ध्यान में रखती है। अब जब भी हम किसी एक अनुबंध की बात करते हैं तो आपको जैसा मैंने बताया कि ये एक समझौता है, ये एक एग्रीमेंट है, एक करार है जो दो व्यक्तियों के बीच में होता है, एक विधिक करार है। और इस विधिक करार में ये दोनों जो पक्षकार होते हैं या दो से ज्यादा भी पक्षकार हो सकते हैं, ऐसा आवश्यक नहीं है कि दो ही पक्षकार हो किसी संविदा में, दो या दो से ज्यादा भी पक्षकार हो सकते हैं और ये पक्षकार आपस में ही तय करते हैं कि क्या अधिकार और क्या कर्तव्य होंगे। और जब वो इस तरह के निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, एक संविदा में जाते हैं, तब यह एक विधिक अधिकार और या विधिक कर्तव्य का रूप ले लेता है। और इसकी परिभाषा से भी ऐसा स्पष्ट होता है कि यह एक लीगल रिलेशनशिप है, एक कानूनी संबंध है जिसकी प्रकृति, सामग्री और परिणाम जो पक्षकार होते हैं, जो पार्टियां इसमें, उनके समझौते के आधार पर निर्धारित होती है। और जो ये कानूनी समझौता है इसको फिर विधि का सपोर्ट मिलता है, कानूनी बल मिलता है और यह उनको अधिकार देती है उस संविदा के अंतर्गत। किसी भी एक अनुबंध में, जैसा कि इस स्लाइड के अंत में भी आप देख सकते हैं कि इसके संविदा के संदर्भ में यह बात है कि एक पक्ष का कर्तव्य केवल दूसरे अनुबंध करने वाले पक्ष अनुबंध की निजता का सिद्धांत के प्रति होता है, जबकि अपकृत्य में कानून द्वारा लगाया गया कर्तव्य किसी विशिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों के प्रति नहीं होता, बल्कि वे बड़े पैमाने पर दुनिया के प्रति होता है। तो जब भी हम इसमें कर्तव्य की बात करते हैं, और यहाँ जो कर्तव्य मैंने पहले भी बताया कि यह राइट इन रेम होता है, आपका जो यह अधिकार है विधिक अधिकार है जो विधि द्वारा दिया गया है, यह समस्त दुनिया के विरुद्ध आपका यह अधिकार है। तो जब भी अधिकार होगा और उसकी जो एक कॉरेस्पॉन्डिंग ड्यूटी होगी, वह कॉरेस्पॉन्डिंग ड्यूटी भी किसी विशेष व्यक्ति में नहीं है, किसी विशेष पक्षकार में नहीं है, बल्कि वह समस्त दुनिया के विरुद्ध है। और जबकि संविदा में क्या होता है कि आपको जो भी अधिकार मिले हैं वह व्यक्ति विशेष के विरुद्ध मिले हैं, या तो यह एक विशेष समूह हो सकता है या यह कोई विशेष व्यक्ति हो सकता है। तो आपको जो ये अधिकार है, जो सांविधिक अधिकार जिनको हम कहते हैं, यह किसी विशेष व्यक्ति के विरुद्ध आपको मिलते हैं और उसी संविदा में अगर जो भी कर्तव्य है वह भी किसी विशेष व्यक्ति के विरुद्ध ही है। तो यह एक बहुत ही मूल अंतर आप देखेंगे किसी संविदा या अपकृत्य में, कि संविदा में आपको विशेष व्यक्ति या विशेष समूह के विरुद्ध यह अधिकार या कर्तव्य प्राप्त होते हैं, जबकि अपकृत्य में ऐसा नहीं होता है। अपकृत्य में विशेष
व्यक्ति या समूह के विरुद्ध ना होकर यह समस्त दुनिया के विरुद्ध होता है। और यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत के बारे में जो यहाँ चर्चा की गई है, जिसको हम अनुबंध की निजता का सिद्धांत के रूप में जानते हैं, जिसको अंग्रेजी में प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट का अर्थ यह होता है कि जब भी कोई संविदा होती है, वह संविदा किसके विरुद्ध लागू होती है और उस संविदा के आधार पर आप किसके विरुद्ध वाद ला सकते हैं। तो जैसा कि आपको मैंने पहले बताया है कि संविदा में जो पक्षकार होते हैं वह विशेष रूप से नामित पक्षकार होते हैं, जिनके बीच में यह करार हुआ है। आपको पता है कि आपने किस व्यक्ति के साथ या किस समूह के साथ एक करार किया है, एक संविदा की है। तो उस संविदा के आधार पर कौन उपचार प्राप्त कर सकता है या रेमेडी ले सकता है कोर्ट के द्वारा। तो इसमें एक अनुबंध की निजता, प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट की बात की गई है। इसका अर्थ यह होता है कि दोज हु आर पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट ओनली दे कैन इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट। इसका हिंदी में अर्थ यह होता है कि जो लोग उस अनुबंध के पक्षकार होते हैं, जो उस करार के पक्षकार होते हैं, जिनका नाम है उस करार में, केवल वही लोग इस संविदा को प्रवर्तनीय बना सकते हैं। अन्यथा कोई ऐसा व्यक्ति जिसका उस संविदा से कोई संबंध न हो, वह एक स्ट्रेंजर हो, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट हो, तो वह स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट इस संविदा में जब पक्षकार नहीं है तो इसको प्रवर्तनीय नहीं कर सकता है। तो इस बात को भी अच्छे से ध्यान में रखना होगा कि यह बिंदु भी, यह एक महत्वपूर्ण बात भी संविदा भंग को अपकृत्य विधि से अलग करती है, और यह एक विशेष अंतर है अपकृत्य विधि, अपकृत्य में और संविदा भंग में। इसी तरह से जब हम आगे बात करते हैं कि जो डैमेजेस होता है दोनों में, जो संविदा भंग है और अपकृत्य है, तो दोनों ही दोषपूर्ण कार्यों के लिए, जो संविदा भंग है या अपकृत्य है, तो डैमेजेस का प्रावधान होता है, प्रतिकर होता है दोनों ही स्थितियों में, क्योंकि यह दोषपूर्ण कार्य किया गया है और जो भी पीड़ित पक्ष है उसको कुछ उपचार मिलेगा, और उस उपचार के रूप में उसको क्या मिलेगा, तो यहाँ डैमेजेस की बात की गई है, जो प्रतिकर होता है। तो यह प्रतिकर, जिसको आप कंपनसेशन भी कई बार बोलते हैं, कई बार इस शब्द का भी प्रयोग करते हैं, कंपनसेशन ग्रांट किया गया कोर्ट के द्वारा। तो इन दोनों परिस्थितियों में जो ये प्रतिकर है, उसको देने में किस प्रकार का प्रतिकर दिया जाएगा, कितना प्रतिकर दिया जाएगा, इसको लेकर ही एक अंतर आता है। वह बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है, क्योंकि जब हम अनुबंध की बात करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, संविदा उसके संदर्भ में संविदा भंग की बात करते हैं, तो वहां पे लिक्विडेटेड डैमेजेस शब्द का प्रयोग किया गया है, और अपकृत्य के संदर्भ में अनलिक्विडेटेड डैमेजेस का प्रयोग किया गया है। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। तो जो ये लिक्विडेटेड डैमेज है, इसको हम बोलते हैं पूर्व निर्धारित प्रतिकर, पूर्व निर्धारित। सो शब्द से ही यह स्पष्ट है कि यह जो प्रतिकर है यह पहले से निर्धारित किया हुआ है। किसने निर्धारित किया है? तो जो उस अनुबंध के पक्षकार हैं, उन्होंने आपसी सहमति से इस प्रतिकर को स्वीकार किया हुआ है, और इस प्रतिकर को उन्होंने निर्धारित किया हुआ है कि किसी विशेष परिस्थिति में जब इस संविदा का उल्लंघन होता है, ऐसी दशा में क्या प्रतिकर दिया जाएगा पीड़ित पक्ष को, यह पहले से निर्धारित है। जबकि अपकृत्य में ऐसा नहीं होता है। अपकृत्य में ऐसा नहीं होने का कारण भी है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि अपकृत्य में ऐसा नहीं होने का कारण यह है कि जो भी आपको अधिकार हैं, यह व्यक्ति विशेष के विरुद्ध नहीं है। यह अधिकार आपको समस्त दुनिया के विरुद्ध हैं। यह कोई भी व्यक्ति जब आपके विधिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तब आप उसके विरुद्ध वाद लाते हैं। इसका अर्थ यही नहीं हुआ कि आपको जो अधिकार था उसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध था। आपका अधिकार समाज के विरुद्ध था और पूरी दुनिया के विरुद्ध था। लेकिन जैसे ही एक व्यक्ति सामने आता है और वो आपके अधिकारों का उल्लंघन करता है, इसके बारे में मैंने अपने पिछले अध्याय में भी थोड़ा सा जिक्र किया था कि कैसे जो राइट इन रेम होता है वह परिवर्तित हो जाता है राइट इन पर्सोनम में। जो
आपका अधिकार समस्त दुनिया के विरुद्ध है, लेकिन जैसे ही कोई एक व्यक्ति सामने आया तब वह दुनिया के विरुद्ध का अधिकार एक व्यक्ति विशेष के विरुद्ध हो जाता है, और यह कन्वर्जन होता है राइट इन रेम का राइट इन पर्सोनम में। तो यहां जो प्रतिकर होता है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होता है। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस में यह पहले से निर्धारित किया हुआ नहीं है या पूर्व निर्धारित नहीं है। सो कोई भी निर्धारण प्रतिकर को लेकर नहीं है, और सब कुछ निर्भर करता है न्यायालय के ऊपर कि आपके केस में, आपके वाद में जो भी तथ्य हैं, जो भी संदर्भ हैं, उनको ध्यान में रखते हुए क्या उचित प्रतिकर हो सकता है, उसको न्यायालय तय करती है। तो यहाँ एक हम महत्वपूर्ण अंतर देखते हैं कि संविदा भंग की दशा में लिक्विडेटेड डैमेजेस देने का प्रावधान है, जबकि अपकृत्य के संदर्भ में अनलिक्विडेटेड डैमेजेस का प्रावधान है। अब हम जब बात करते हैं किसी भी संविदा का जब भंग होता है या उसमें जो देय राशि होती है, इसका निर्धारण कैसे किया जाएगा, और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण यह होता है किसी अपकृत्य में कि जो भी धनराशि का निर्णय होगा वह न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है। एक हम शब्द प्रयोग करते हैं जिसका नाम है जुडिशियल डिस्क्रिशन, और यह जुडिशियल डिस्क्रिशन जो होता है यह न्यायिक विवेक होता है। और न्यायिक विवेक यह कोर्ट के जो पीठासीन अधिकारी होते हैं उनको दिया हुआ यह अधिकार है, और वह इसका प्रयोग उस प्रतिकर को निर्धारित करने के समय अवश्य रूप से करते हैं। और क्या उचित प्रतिकर होगा एक संबंधित एक किसी विशेष वाद में, इसका निर्णय वह न्यायालय ही करती है। तो कुछ भी पूर्व निर्धारित नहीं होता है, यह न्यायालय द्वारा तय किया जाता है। जैसे बहुत बार ऐसा भी होता है कि जब आप कोई दोषपूर्ण कार्य करते हैं तो कोई एक दोषपूर्ण कार्य दोनों कैटेगरी में आता है। वह संविदा का भंग भी होता है और वहां पर अपकृत्य भी हो जाता है। जैसे मान लीजिए अगर आप एक टिकट के साथ, एक वैध टिकट के साथ आप रेल में यात्रा कर रहे हैं, और उस वैध टिकट के साथ जब आप रेल में यात्रा कर रहे हैं और उस ट्रेन का कोई एक्सीडेंट होता है, चालक की लापरवाही और चालक के घोर लापरवाही की वजह से या रेलवे के किसी भी गैर जिम्मेदाराना कार्य की वजह से वहां पर कुछ नुकसान आपको होता है, वह क्षति होती है। सो इस संदर्भ में जब हम इस तरह के दोषपूर्ण कार्य का जब हम देखते हैं तो इसमें हम पाते हैं कि यहाँ संविदा भंग का भी मामला आता है और इसी में एक अपकृत्य का भी मामला बनता है। तो ऐसे में क्या यह दोनों वाद क्या संस्थापित किए जा सकते हैं न्यायालय में? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न उभर कर सामने आता है। तो ऐसा देखा गया है, जैसा मैंने एग्जाम्पल बताया कि आपके पास एक वैध टिकट है, एक एक्सीडेंट हो रहा है या कोई भी ऐसा कृत्य है रेलवे के एम्प्लॉय के द्वारा जिसकी वजह से आपको कुछ नुकसान हो रहा है। तो इसमें जो आपने वैध टिकट लिया तो आप एक करार में हैं रेलवे के साथ, तो उस करार का भी कहीं ना कहीं उल्लंघन हुआ है कि आपकी यात्रा, जो सुरक्षित यात्रा रेलवे की तरफ से सुनिश्चित की जानी थी, उनमें कोई व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। तो यह एक करार भंग का या अनुबंध भंग का मामला बनता है। लेकिन जो लापरवाही है, जो नेग्लिजेंस है, यह एक अपकृत्य है और इस अपकृत्य के लिए भी रेलवे को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। तो कई बार ऐसे भी दोषपूर्ण कार्य होते हैं जिनमें दोनों का मिश्रण होता है और उसमें यह समझना जरूरी होता है कि किसके लिए वाद लाना ज्यादा उचित होगा और ज्यादा लाभकारी होगा उस वादी के लिए। आगे अगर हम बात करेंगे, एक केस लॉ के माध्यम से मैं एक आपको यह समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जो उदाहरण मैंने दिया, इस केस का नाम था एडवर्सन बनाम मल्लन। तो इसके फैक्ट के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। जैसे मान लीजिए मेरे दांत में कुछ समस्या है और मैं इस समस्या को लेकर अपने एक दंत चिकित्सक के पास जाता हूं और उस दंत चिकित्सक को मैं यह बताता हूं कि मेरे दांत में क्या क्या समस्या है और मैं उसका इलाज कराना चाहता हूं, और इसके लिए मैं अपनी कुछ शर्तें रखता हूं और कुछ दंत चिकित्सक की तरफ से भी कुछ शर्तें हैं, और हम आपस में या किसी हॉस्पिटल में ही गए तो आप वहां एक अनुबंध के रूप में आप जाते हैं। तो अगर
किसी भी तरह से, जैसे मेरा यहाँ जो कार्य है वह है अपने दांत को ठीक कराना, और चिकित्सक का मेरा अधिकार है उनसे, और ये चिकित्सक का यह दायित्व बनता है उस संविदा करार के आधार पर कि वह मेरे दांतों को ठीक करें। उसके लिए मैं उनको उचित जो कंसिडरेशन है, जो रीजनेबल कंसिडरेशन है, वह भी मैं देने को तैयार हूं, और वह मेरा इलाज करें। इस संदर्भ में अगर किसी लापरवाही द्वारा, अगर मेरे दांत के इलाज के क्रम में अगर कोई लापरवाही की जाती है डॉक्टर के द्वारा, बहुत ही अकुशलता के साथ, और जानबूझकर ऐसा कुछ किया जाता है उस डॉक्टर के द्वारा, तो यहां भी इस तथ्य में कई तरह के मामले बनते हैं। यहाँ अनुबंध भंग का भी मामला बनता है, कई बार इसमें आपराधिक दायित्व भी बन जाता है, और कई बार अपकृत्य का भी मामला बनता है, जैसा कि इस वाद में भी हुआ था। अगर वह चिकित्सक, जैसे जो भी अनुबंध हुआ हम लोगों के बीच में, तो अवश्य रूप से उस अनुबंध के लिए वह चिकित्सक उत्तरदायी है, और मैं भी उत्तरदायी हूं। लेकिन अगर किसी लापरवाही की वजह से अगर ऐसा कुछ किया गया है और उसके साथ अगर कुछ होता है, तो यहां पर माना जाएगा कि यहां एक अपकृत्य भी हुआ है। तो ऐसे मामलों में जहां एक ही तथ्य के परिणाम स्वरूप अनुबंध का उल्लंघन होने के साथ साथ ही अपकृत्य भी होता है, और वादी दो बार क्षति का दावा नहीं कर सकता है। वह या तो अनुबंध के उल्लंघन के लिए या अपकृत्य के लिए मुकदमा कर सकता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अब इसमें वादी को देखना होगा कि मेरा लाभ सबसे ज्यादा किस वाद को लाने में है, क्योंकि दो बार आप क्षतिपूर्ति एक ही क्षति के लिए आप करेंगे तो यह भी जो विधि के सिद्धांत हैं उनके विरुद्ध होगा। तो ऐसे में आपको यह तय करना होगा ऐसी परिस्थिति में कि आप किस तरह का वाद वहां पर लाना चाहते हैं। तो इस तरह के उदाहरण के माध्यम से या ऐसे जो निर्णय दिए गए हैं हमारे न्यायालयों के द्वारा, उनके माध्यम से हम यह समझने का जरूर प्रयास करते हैं कि किस तरह का दोषपूर्ण कार्य किया गया है और किस रूप में प्रतिकर की मांग न्यायालय के समक्ष रखी जानी चाहिए। जैसा अभी मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं जो एक केस में भी निर्णित किया गया था, और यहाँ यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है जिसमें संविदात्मक कर्तव्य एक व्यक्ति पर बकाया हो सकता है और कानूनी कर्तव्य, कानून द्वारा जो कर्तव्य दिया जाता है, अनुबंध से स्वतंत्र रूप से दूसरे पर लागू होता है। तो यहाँ एक उदाहरण है जो एक केस में भी ऐसा निर्णित किया गया था कि मान लीजिए कोई एक पति है अपनी पत्नी के इलाज के लिए किसी डॉक्टर के साथ एक अनुबंध करता है, एक करार करता है उसकी देखभाल करने के लिए। तो यहाँ जो करार हुआ वह पति और डॉक्टर के बीच का करार हुआ। इस अनुबंध में पत्नी नहीं है, पत्नी बीमार है, वह बेड पर है या किसी भी अलग अवस्था में है, उसका इस संबंध से कोई सरोकार नहीं है, उसको पता भी नहीं है कि ऐसा कोई अनुबंध हुआ है। तो पत्नी के इलाज के लिए पति एक किसी चिकित्सक के साथ एक करार करता है और उसमें अगर किसी भी तरह का उल्लंघन होता है तो चिकित्सक उस पति के विरुद्ध उत्तरदायी होगा, विशेष रूप से उस पति के विरुद्ध उत्तरदायी होगा, क्योंकि उस अनुबंध में जो पक्षकार हैं, जो पार्टी हैं, वह पति है और वह चिकित्सक है। तो किसी भी उल्लंघन की दशा में जो उत्तरदायित्व बनता है चिकित्सक के ऊपर, यहां पर जो उल्लंघन की मैं बात करता हूं वह संविदा में दी गई शर्तों का उल्लंघन, संविदा की शर्तों के उल्लंघन की मैं बात कर रहा हूं। संविदा के शर्तों के उल्लंघन की दशा में चिकित्सक का जो उत्तरदायित्व है वह पति के विरुद्ध है, न कि पत्नी के विरुद्ध। पत्नी को कोई भी अधिकार नहीं है, और इसके पहले भी मैंने आपको बताया था जो अनुबंध की निजता का अधिकार है, जो प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट जिसको बोलते हैं, उसके आधार पर भी पत्नी उस चिकित्सक के विरुद्ध कोई वाद नहीं ला सकती है। अब इसी तथ्य में अगर आप देखें कि अगर चिकित्सक ने उस देखभाल में या उस इलाज के दौरान पत्नी को कोई क्षति पहुंचाई हो, पत्नी के किसी विधिक अधिकार की क्षति पहुंचाई हो, तो यहां पर पत्नी को यह अधिकार अवश्य प्राप्त होता है, भले ही वह उस संविदा की पक्षकार नहीं थी, भले ही उसको उस संविदा के विषय में कोई भी जानकारी नहीं थी, लेकिन जब या उसके इलाज के दौरान जब उसके किसी विधिक अधिकार की क्षति इस डॉक्टर के द्वारा की जाती है, इस चिकित्सक के द्वारा की जाती है, तो उसको वाद लाने का अधिकार मिलता है। और ऐसा निर्णय दिया गया था पिपिन वर्सेस शेपर्ड में, जो 1822 में यह निर्णय दिया गया था। बहुत ही पुराना मामला है और इसमें
इस तरह का निर्णय दिया गया था। अब इन सब चर्चाओं के बाद मुख्य रूप से जो अंतर होते हैं, अब हम उनको देखेंगे कि क्या मुख्य अंतर उभर कर सामने आए इन चर्चाओं के बाद, जो किसी संविदा भंग या अपकृत्य के बीच में पाए जाते हैं या होते हैं। तो पहला जो अंतर है अपकृत्य और संविदा भंग के बीच में, वह यह है कि अपकृत्य में किसी व्यक्ति द्वारा उन कर्तव्यों का उल्लंघन किया जाता है जो विधि द्वारा पूर्व निर्धारित होते हैं, जबकि संविदा भंग में किसी पक्ष द्वारा उन शर्तों का उल्लंघन किया जाता है जो दोनों पक्षकारों में करार द्वारा तय की जाती है। तो हमने देखा अपनी चर्चा के आधार पर कि जो अपकृत्य होता है उसमें जो कर्तव्य दिए हुए हैं और उन कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है, वह कैसे कर्तव्य हैं? वह पूर्व निर्धारित विधि द्वारा पूर्व निर्धारित कर्तव्य हैं। उन कर्तव्यों को किसी पक्षकार ने नहीं निरूपित किया है, जबकि विधि ने उन कर्तव्यों को निरूपित किया हुआ है और आपको उसका ध्यान रखना चाहिए। अगर उसका उल्लंघन होता है तब आप जिस व्यक्ति को क्षति हुई है उसके लिए आप उत्तरदायी होंगे, जबकि संविदा में जो पक्षकार होते हैं वह तय करते हैं कि क्या कर्तव्य होंगे, क्या अधिकार होंगे और उल्लंघन होने पर कैसे उसको देखा जाएगा। दूसरा यहां यह आता है कि अपकृत्य में किसी व्यक्ति के लोकलक्षी अधिकारों, जैसा मैंने पहले बताया था राइट इन रेम, का अतिक्रमण होता है, जबकि संविदा भंग में व्यक्तिलक्षी अधिकारों का अतिक्रमण होता है। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि राइट इन रेम क्या होता है और राइट इन पर्सोनम क्या होता है, और किन परिस्थितियों में राइट इन रेम राइट इन पर्सोनम में परिवर्तित हो जाता है। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं कि जब भी आपको कोई अधिकार मिलते हैं और वह अधिकार किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध न होकर सर्व समाज या दुनिया के विरुद्ध अधिकार होते हैं, और जब भी कोई एक व्यक्ति उस सर्व समाज से, कोई एक व्यक्ति उस दुनिया से आकर अपने कर्तव्यों का उल्लंघन करता है, जो कर्तव्य उस अधिकार के संदर्भ में आपके ऊपर निरूपित किए हुए हों, तब स्वाभाविक रूप से आपका उत्तरदायित्व बनता है और जिसके पास यह विधिक अधिकार है वह आपके विरुद्ध वाद ला सकता है। फिर हम तीसरा यहाँ मुख्य अंतर जो मैंने पहले भी बता दिया है डिटेल में, अब इसको हम यहाँ देख रहे हैं कि जो मुख्य बिंदु आए, अपकृत्य में अभिनिर्धारित क्षतिपूर्ति लिक्विडेटेड डैमेजेस के लिए वाद, जबकि संविदा भंग में निर्धारित नुकसानी के लिए। तो यहाँ एक टाइपिंग मिस्टेक है, जो अनलिक्विडेटेड होना चाहिए वो लिक्विडेटेड हो गया है, तो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और जो अपकृत्य में अभिनिर्धारित, जो अनिर्धारित चूंकि ये ट्रांसलेशन की वजह से ऐसा हुआ है, अनिर्धारित जो क्षतिपूर्ति होती है उसके लिए ऐसा होता है, जबकि संविदा भंग में जो निर्धारित जो नुकसानी है, जो क्षतिपूर्ति है, वो दी जाती है। अपकृत्य में आशय अथवा हेतु का, इंटेंशन और मोटिव का महत्वपूर्ण स्थान होता है कि जब भी हम ऐसे दोषपूर्ण कार्य को देखते हैं तो इनमें यह जरूर देखा जाता है कि आशय क्या है, जो इसको हम इंटेंशन बोलते हैं। जब हम आपराधिक शास्त्र की बात करते हैं, जो आपराधिक विधि की बात करते हैं, वहां हम मेंसरिया की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो आशय होता है और जो आपका मोटिव, जो हेतुक होता है, इन दोनों का भी एक महत्व होता है किसी भी अपकृत्य के संदर्भ में, जबकि संविदा भंग में इसका कोई भी महत्व होता नहीं है। संविदा भंग में जो हेतुक होता है, जो मोटिव होता है या जो इंटेंशन होता है, इसका ज्यादा महत्व होता नहीं है, तो अर्थहीन है वहां पर। अब हमारे सामने जो विषय आता है वह आता है अपकृत्य और अपराध में अंतर क्या है, यह भी समझना आवश्यक है। क्योंकि पहले हमने देखा कि जो सिविल लॉ है, दोनों सिविल लॉ है, और उन दोनों सिविल लॉ में दोनों सिविल लॉ के भाग है, अपकृत्य और संविदा भंग, उन दोनों में क्या अंतर है। अब हम यहां देख रहे हैं कि एक जो है क्रिमिनल लॉ है और एक जो है सिविल लॉ है। सो इस क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ में, क्योंकि मैंने पहले बताया था आपको, फिर से मैं बता रहा हूं कि कुछ भाग अपकृत्य के पहले क्रिमिनल लॉ के अंडर आते थे और कुछ भाग संविदा के अंडर आते थे। तो यह जरूरी है जानना कि अपकृत्य और अपराध में क्या अंतर होता है। यहां आपको एक जानना जरूरी होगा, यह बहुत ही आवश्यक होगा। मैंने कहा कि जो सिविल रॉन्ग होता है, इसको हम सिविल रॉन्ग बोलते हैं, नागरिक गलती बोलते हैं, जो अपकृत्य होता है। और जो हमारा ये अपराध शास्त्र में जो अपराध की परिभाषा दी गई है, और इसमें खासकर के जो गंभीर श्रेणी के जो अपराध होते हैं,
गंभीर श्रेणी के अपराध दिखता है कि यह व्यक्ति के विरुद्ध किया गया कोई आपराधिक कृत्य है, लेकिन वास्तव में यह इसको माना गया है विधि शास्त्र में कि यह समाज के विरुद्ध किया गया अपराध है। और इसी वजह से यहां मैं आपको अगर उदाहरण के तौर पर बताऊं कि बहुत सारे गंभीर मामलों में, आपराधिक गंभीर मामलों में जो गंभीर अपराध कारित किए गए हों, वहां पर जो पीड़ित पक्षकार है, अगर वो चाहता है कि इस केस को वापस ले लिया जाए या ड्रॉप कर दिया जाए, प्रोसिक्यूशन को रोक दिया जाए या इस व्यक्ति को छोड़ दिया जाए, फिर भी ऐसा संभव नहीं होता है। इसका कारण यह है कि यह अपराध सिर्फ व्यक्ति विशेष के विरुद्ध अपराध नहीं है, यह अपराध समाज के विरुद्ध अपराध है, यह अपराध हमारे सारे लोगों के विरुद्ध अपराध है। तो इसलिए इसमें सजा का प्रावधान होना जरूरी है, और सजा मिलने के बाद ही एक डर और एक भय का भी संदेश जाएगा अपराधियों के बीच में, ताकि वह इस तरह के कृत्य को करने के पहले एक बार सोचें। तो बहुत ही एक फंडामेंटल डिफरेंस होता है अपकृत्य में और अपराध में। तो यहाँ अपराध को जब हम देखेंगे तो यह एक सार्वजनिक माना जाता है कि यह सार्वजनिक कृत्य है, जो सबके विरुद्ध किया गया कृत्य है, और जो हमारा ये अपकृत्य का जो ये दोषपूर्ण कार्य है, यह एक नागरिक गलती है और यह सिविल कानून की एक शाखा है। और इसमें जो गलतियां होती हैं वह उनकी जो डिग्री होती है वो कम होती है, थोड़ी जो उनका इंटेंस होता है, जो ग्रेविटी होती है ऐसे दोषपूर्ण कार्यों की, वो थोड़ी कम होती है बनिस्बत जो अपराध के मामलों में होता है। वहाँ गंभीर मामले होते हैं और उन गंभीर मामलों को इग्नोर नहीं किया जा सकता है, टॉलरेट नहीं किया जा सकता है। इसलिए आप जानते भी होंगे कि अपराध के जो मामले होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दायर किए जाते हैं, और जो ये अपकृत्य के मामले होते हैं वो कम संख्या में आते हैं। इसका कारण मैंने अंत में अपने व्याख्यान के अंत में पिछले चैप्टर में बताया था कि जो भारत के हमारे देश में जो भारत के लोग सहिष्णु होते हैं, जो सहनशीलता होती है वो कुछ ज़्यादा होती है, और कई बार वो अपने अधिकारों को लेकर भी सजग नहीं होते, अपने विधिक अधिकारों को लेकर भी सजग नहीं होते हैं। तो ऐसे में वह कई बार इसको इग्नोर करते हैं, वह नहीं जाते हैं न्यायालय में। उनको लगता है कि यह समय की बर्बादी होगी और यहाँ जाने से बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है, और क्यों हम अपना समय बर्बाद करें, क्योंकि एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, क्योंकि विलंब से निर्णय दिए जाते हैं। यह एक कारण है। तो आपको पता है कि यही एक कारण है कि कम से कम अपकृत्य के बाद न्यायालय के समक्ष जाते हैं, और अपराध के मामले में जो वाद हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाते हैं। जैसे आपको मैं अगर उदाहरण के तौर पर बताऊं कि हमारे देश में बहुत सारे आपको अधिकार हैं। अगर कोई आपको बगल से आपके गुजरता है किसी भीड़ में और कंधे से आपको रगड़ते हुए वह चला जाता है, तो यहाँ हम लोग उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं ऐसी बातों पर। लेकिन विदेश के कुछ देशों में लोग अपने विधिक अधिकारों को लेकर इतने जागरूक हैं कि अगर आप यही कृत्य वहाँ करिएगा तो हो सकता है आपके विरुद्ध वह किसी अपकृत्य का वाद संस्थापित करें न्यायालय में। तो ऐसा होता है। तो यहाँ जब हम अपराध और अपकृत्य की बात करते हैं, तो अपकृत्य में जब आप निश्चित संख्या में व्यक्तियों को आप नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन जब आप एक अपराध करते हैं तो ऐसा भले ही दिखता हो, प्रतीत होता हो कि आप निश्चित संख्या में लोगों को चोट पहुंचा रहे हैं, लेकिन यह चोट पूरे समाज के विरुद्ध होती है। इसीलिए ऐसे कृत्यों के लिए सजा का भी प्रावधान है, और वह सजा ज़्यादा होती है बनिस्बत जो आप प्रतिकर देते हैं किसी भी अपकृत्य के मामले में। यहाँ एक बात और समझनी बहुत ही आवश्यक है कि अपराध के लिए जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि जो पीड़ित पक्ष है उसको किन्हीं परिस्थितियों में जो अपराधी है या जो एक्यूज्ड है, जो भी ऑफेंडर है, उसको माफ़ करने का या बचाने का कुछ प्रावधान नहीं है कुछ इसके लिए कैटेगरी भी बनाई गई है, सीआरपीसी में प्रोविजंस भी हैं, सेक्शन 320 है जिसमें एक लिस्ट दी गई है कि कौन कौन से ऑफेंसेस कंपाउंडेबल होते हैं, कौन कौन से ऑफेंसेस नॉन कंपाउंडेबल होते हैं, किन किन ऑफेंसेस में जो माफ़ी दी जाएगी वह अदालत की सहमति से दी जाएगी, किन में जो पीड़ित पक्षकार है वह स्वयं दे सकता है। तो ऐसी एक कैटेगरी, ऐसा एक जो मैकेनिज्म है हमारे सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में दिया हुआ है। लेकिन जो अपकृत्य होते हैं यह निश्चित लोगों के विरुद्ध होते हैं। आपके अधिकार भले ही सर्व समाज के विरुद्ध हों, लेकिन वाद आप किसके विरुद्ध ला रहे हैं? वाद आप किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध ला रहे हैं, वाद आप किसी व्यक्तियों के समूह के विरुद्ध ला रहे हैं। तो ये निश्चित होते हैं जिन्होंने वह कृत्य किया है और आपको
कोई क्षति पहुंचाई है, आपके विधिक अधिकारों का उल्लंघन किया है। तो इस तरह की बातें यहाँ पर होती हैं। अब यहाँ पर जैसे जो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो मुख्य रूप से अंतर हैं, जैसे ब्लैकस्टोन ने भी बताया है कि जो गलतियां हैं 2 प्रकार की होती हैं, निजी गलती, सार्वजनिक गलती। तो निजी गलती को हम अपकृत्य की कैटेगरी में रखते हैं और सार्वजनिक गलती जो है इसको हम अपराध की श्रेणी में रखते हैं। तो एक अपराध ऐसा भी होता है कि जो अपराध है उसके लिए सजा का प्रावधान होता है, और सजा जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण एक विषय है किसी अपराध को लेकर। हाँ, यहाँ फाइन भी इम्पोज किया, वह भी एक सजा के ही रूप में है, कारावास भी दिया जाता है, वह भी एक सजा के रूप में है, लेकिन सजा यहाँ होती है। लेकिन अपकृत्य के मामलों में सजा देने का प्रावधान नहीं है, वहाँ प्रतिकर देने का मामला बनता है और उस प्रतिकर को न्यायालय के द्वारा निर्धारित किया जाता है। अब मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी ऐसे कृत्य हैं जो दोषपूर्ण कार्य हैं, वह दोनों होते हैं, अपराध की भी श्रेणी में आते हैं और अपकृत्य के भी श्रेणी में आते हैं। जैसा कि मैंने आपको संविदा भंग और अपकृत्य के बारे में बताया था, तो यहाँ भी बहुत सारे ऐसे कृत्य हैं जो दोषपूर्ण कार्य हैं, वह दोनों ही कैटेगरीज में आते हैं। वह अपराध भी होते हैं और वह अपकृत्य भी होते हैं, और यह जो है और इनके लिए जो अलग अलग नियम लागू होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं बताऊं कि जैसे हमला हुआ, मानहानि हुआ, उपद्रव हुआ, साजिश हुआ, जिसको कॉन्स्पिरेसी भी बोलते हैं, जैसे मानहानि, डिफेमेशन हो गया, हमला हो गया, बैटरी हो गया, या अन्य कई तरह के ऑफेंसेज है। इवन जो लापरवाही, नेग्लिजेंस जो होता है, घोर लापरवाही, वह भी आपराधिक श्रेणी में भी आता है और अपकृत्य के श्रेणी में भी आता है। और इन गलतियों के लिए कानून की 2 अलग अलग शाखाएं हैं। और यहाँ एक जैसे संविदा भंग में और अपकृत्य के संदर्भ में मैंने कहा है, वहाँ आपको यह डिसाइड करना होगा कि कौन सा वाद लाना आपके लिए लाभकारी है। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ आपका आपराधिक और यह आपका सिविल मामला दोनों साथ साथ चल सकता है, यह एक दूसरे का अल्टरनेटिव नहीं है। यहाँ यह एक दूसरे का अल्टरनेटिव विकल्प नहीं है, यहाँ दोनों साथ साथ चल सकता है, कंकरेंट चल सकता है। तो इसमें क्या देखा जाता है कि जो 2 ये शाखाएं हैं, और एक में जहाँ तथ्यों का जो भी करके देखकर और जो प्रतिकर की मांग कर सकता है अपने विरुद्ध किए गए दोषपूर्ण कार्य के लिए, जो अपकृत्य में होता है, और जो भी दोषपूर्ण कार्य किया गया है, जो आपराधिक मामला बनता है, उसके लिए न्यायालय से जो भी एक्यूज्ड है, जो जिसने ऐसा कृत्य किया है, उसको सजा दिलाने के लिए ऐसा मांग किया जा सकता है। और ऐसे मामलों में नागरिक और आपराधिक उपचार ऐसा विकल्प नहीं हो सकता है, जबकि वे समवर्ती होते हैं, ऐसा होता है। अब मुख्य रूप से जो अंतर होते हैं किसी भी अपकृत्य और अपराध में, वह ये होते हैं कि अपकृत्य एक व्यक्तिगत दोष है, जबकि अपराध जो है एक सार्वजनिक दोष है। इसके बारे में मैंने पहले बता दिया है। अपकृत्य एक सिविल रॉन्ग होता है और सिविल न्यायालय में इसके लिए वाद लाया जाता है, जबकि किसी भी अपराध के लिए जो एक दंडनीय कृत्य होता है और इसमें कारावास या जो भी फाइन का इम्पोजिशन है, उसके लिए आप न्यायालय में जा सकते हैं। एक में सिविल न्यायालय में आप जाते हैं, एक में दंडिक न्यायालय में आप जाते हैं। अपकृत्य का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो पीड़ित पक्षकारों को क्षतिपूर्ति दिलाना होता है, जबकि अपराध का विषय जो होता है अभियुक्त को दंड देकर और समाज में यह मैसेज देना है कि इस तरह के कृत्य फिर दोबारा से न हो। और केशव बनाम मनुयुद्दीन 1908 में ऐसा बताया गया है कि आक्रमण, प्रहार, मानहानि, न्यूसेंस, उपेक्षा, ऐसे जो अपराध होते हैं, ये ऐसे जो कृत्य होते हैं, अपकृत्य और अपराध दोनों की श्रेणी में आते हैं और इनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। अब हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वह है उक्तियों के बारे में। अपकृत्य को लेकर जो 2 उक्तियां हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको समझना बहुत ही आवश्यक होता है। इनके बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे। इनको मैगजिम्स भी कहा जाता है, लीगल मैगजिम्स हैं, लॉ ऑफ टॉर्ट्स की ये मैगजिम्स हैं, 2 हैं। दोनों के बारे में हम निर्णित वादों के सहायता से हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहला जो है यह इंजुरिया साइन डेमनम और दूसरा है डेमनम साइन इंजुरिया। एक होता है बिना हानि के क्षति, दूसरा है बिना क्षति के हानि। यहाँ अगर आप इन दोनों लीगल मैगजिम्स को आप देखते हैं तो 3 शब्द आते हैं। पहला शब्द है इंजुरिया, दूसरा शब्द है साइन, साइनो वर्ड से ये लिया गया है, और तीसरा है डेमनम। अब अंतर ये है कि जो डेमनम साइन इंजुरिया है, इनमें तीनों शब्दों का अर्थ क्या है। तो इंजुरिया मीन्स जो आपके विधिक अधिकार हैं उनकी क्षति, साइन मीन्स बिना, उसके बिना, और डेमनम मीन्स हानि। सो विधिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है लेकिन कोई वास्तविक क्षति नहीं हुई है।
सो बिना हानि के क्षति, इंजुरिया तो है, लीगल राइट्स का वायलेशन हुआ है, आपके जो विधिक अधिकार है उनका वायलेशन हुआ है, लेकिन क्षति नहीं हुई है। और दूसरा क्या है, क्षति हुई है, दिख रहा है कि क्षति हुई है, लेकिन किसी लीगल राइट का वायलेशन नहीं हुआ है। तो ऐसे मामलों में अदालत कैसे निर्णय देती है और इनका निपटारा किस तरह से किया जाता है, यह बहुत ही जरूरी होता है। तो पूरे किसी भी अपकृत्य में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण आधार होता है, इंजुरिया साइन डेमनम और डेमनम साइन इंजुरिया। तो जैसा मैंने पहले बताया कि जब आपके विधिक अधिकारों का उल्लंघन होगा, उसी में आपको प्रतिकर लेने का अधिकार प्राप्त होता है, उपचार मिलता है, अन्यथा आपको ऐसा उपचार प्राप्त नहीं होता है। अब हम कुछ केसेस के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि ये क्या होते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर किसी के घर में कोई बिना अनुमति के प्रवेश कर गया, तो आप घर में जब प्रवेश कर जाते हैं तो आपने कोई वास्तविक क्षति कारित नहीं की है, वहां पे किसी भी तरह का क्षति उस व्यक्ति के विरुद्ध दिखाई नहीं दे रहा है, आप सिर्फ उसके घर में प्रवेश किए हैं बिना अनुमति के। लेकिन जब हम विधिक अधिकारों के उल्लंघन की बात करेंगे तो आपने यहां उस व्यक्ति की निजता, उस व्यक्ति के जो विधिक अधिकार हैं, आपने उसका उल्लंघन किया है। आपको उसके क्षेत्र में प्रवेश करने के, यह सार्वजनिक स्थल तो है नहीं, वह निजी स्थल है, और वहां आपको जब प्रवेश करना है आपको अनुमति लेनी है। आप बिना अनुमति अगर आप वहां जाते हैं तो निश्चित रूप से आपने उसके अधिकारों का उल्लंघन किया है और वह आपके विरुद्ध प्रतिकर के लिए वाद ला सकता है। और यह एक अच्छा उदाहरण है इंजुरिया साइन डेमनम का, कि विधिक अधिकार का उल्लंघन है और लेकिन यहां पर क्षति नहीं कारित हुई है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाद है, बहुत पहले यह डिसाइड 1703 में इसको डिसाइड किया गया था, इसका निर्णय दिया गया था, और यह सबसे महत्वपूर्ण वाद है इस इंजुरिया साइन डेमनम को लेकर। यह वाद है एसपी वर्सेस वाइट का। इस केस में ऐसा हुआ था कि एक व्यक्ति को उसके मत देने के अधिकार से वंचित किया गया था। संसदीय चुनावों में उस व्यक्ति को मत देने के अधिकार से वंचित कर दिया गया। उस व्यक्ति ने इसके विरुद्ध एक वाद लाया। अब उसमें आर्गुमेंट ये दिया गया राज्य के द्वारा कि चूंकि इस व्यक्ति को कोई भी क्षति नहीं हुई है, इसने सिर्फ अपने वोट को नहीं दिया है, इसका वोट नहीं डला है, इससे इसको कोई क्षति नहीं हुई है, इसलिए राज्य का कोई दायित्व नहीं है प्रतिकर देने के लिए। तो इसमें जो एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया वह यह दिया गया है कि यहां विधिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, क्षति भले ही, वास्तविक क्षति भले ही नहीं हुई हो। वास्तविक क्षति का अर्थ है कि कोई शारीरिक क्षति हो, कोई आर्थिक क्षति हो, संपत्ति का नुकसान हो, जो दिखता है। तो जब विधिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, यह दिखता तो है नहीं। तो यहां कोर्ट ने यह कहा कि भले ही कोई उसको वास्तविक क्षति नहीं हुई हो, लेकिन यहां जो क्षति है वह लीगल इंजरी है। हम लीगल इंजरी को देखते हैं, और लीगल इंजरी क्या है कि उसके विधिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, उसको मताधिकार था और उस मताधिकार का उल्लंघन हुआ है। ऐसे में वह प्रतिकर के लिए योग्य है और उसको प्रतिकर मिलना चाहिए। और एक सबसे रोचक तथ्य इसमें यह था कि जिस व्यक्ति को वह अपना मत देना चाहता था वह वास्तव में चुनाव हार गया था, और इसको अदालत के समक्ष रखा भी गया कि जिस व्यक्ति को यह मत देना चाहता था वो हार भी गया है, तब इसको नुकसान क्या हुआ? इसके मत का तो कोई महत्व नहीं था, कोई वैल्यू नहीं था। जिसको भी ये देता वो हार गया था, वह उम्मीदवार चुनाव। फिर भी अदालत ने यह कहा कि नहीं, यहां उसके विधिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, इसलिए यह अपकृत्य का मामला है और इसमें उसको क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिए, प्रतिकर मिलना चाहिए। इसी तरह का एक वाद भारत में भी हुआ था जो 1921 में हुआ था, म्युनिसिपल बोर्ड वर्सेस असरफी लाल। और इसमें भी ऐसा था कि इसमें वादी जो था मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने का हकदार था, लेकिन लापरवाही के कारण मतदाता सूची में उसका नाम अंकित नहीं किया जा सका और वह मतदान करने से वंचित हो गया। और न्यायालय में जब इस मामले को लाया गया तो न्यायालय ने इसे विधिक अधिकारों का उल्लंघन माना और उसको क्षतिपूर्ति के लिए योग्य ठहराया और कहा कि यदि कोई व्यक्ति निर्वाचक नामावली में अपना नाम सम्मिलित कराने का अधिकार है और किसी लापरवाही वश अगर उसका नाम उसमें शामिल नहीं किया गया है तो यह उसके विधिक अधिकारों का उल्लंघन है और इसके लिए वह वाद ला सकता है। एक और रोचक वाद था जिसमें पुरुषोत्तम प्रभुदास बनाम बाई देवी में, इसमें एक प्रतिवादी ने एक मंदिर बनवाया और जो मंदिर था वह जो वादी था उसी के मंदिर के नाम पर था और उसने नई कुछ प्रथाएं शुरू कर दी, बलि देने का ऐसा कुछ प्रथा और भेंट स्वीकार करने का। तो यहाँ भी कोई नुकसान, आप मंदिर बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, नुकसान कुछ नहीं है, लेकिन उसकी वजह से उसको माना गया कि उसके विधिक अधिकारों का उल्लंघन है।
भीम सिंह का जो केस था, इसमें भी जो उसको अपने असेंबली में जाने का अधिकार था उससे वंचित किया गया, तो यहां भी माना गया कि विधिक अधिकारों का उल्लंघन है। अब जो दूसरा है डैमनम साइन इंजुरिया, इसमें बिना क्षति के हानि, मतलब यहां क्षति आपको जो लीगल इंजरी है वो नहीं हो रही है, हानि जरूर हो रही है। जैसे आपको उदाहरण दूं, अगर कोई बिजनेस है और कोई मेरे बगल में अपनी दुकान खोल लेता है, तो उससे दिख रहा है कि मुझे हानि हो रही है और फिर भी मैं उसके विरुद्ध वाद नहीं ला सकता हूं, क्योंकि मेरे जो लीगल अधिकार हैं, जो मेरे लीगल राइट्स हैं, उनका वायलेशन नहीं हुआ है। तो इसके लिए भी कुछ वाद हैं। जैसे एक केस था ग्लूसेस्टर ग्रामर स्कूल, और इसमें एक प्रतिवादी ने एक स्कूल खोल दिया बगल में, तो अब यह स्वाभाविक है कि जब बगल में कोई स्कूल खुल जाएगा, बच्चे वहां ट्रांसफर हो जाएंगे, तो आपको कुछ क्षति होगी, आर्थिक क्षति होगी। ऐसा ही इस वाद में हुआ था, और वहां यहाँ कोर्ट ने माना कि आपको क्षति अवश्य हुई है, लेकिन आपके किसी विधिक अधिकार का उल्लंघन प्रतिवादी ने नहीं किया है। तो जब प्रतिवादी ने आपके किसी विधिक अधिकार का उल्लंघन नहीं किया, तो आपको प्रतिकर लेने का कोई अधिकार नहीं है। मुगल स्टीमशिप कंपनी बनाम मैकग्रेगर गो एंड कंपनी के बाद में ऐसा कुछ लोगों ने क्या किया कि एक एसोसिएशन बना लिया, ग्रुप बना लिया, और अपने जो प्राइसेस थे, ये टी कंपनी में वर्चस्व को लेकर था, और अपने प्राइस को कम कर दिया। तो इसके लिए भी एक वाद लाया गया कि इन लोगों ने प्राइस कम कर दिया, जिसकी वजह से मुझे नुकसान हो रहा है, मेरा सेल घट गया। तो यहां भी कोर्ट ने कहा कि आपके किसी विधिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो इसलिए कोई मामला नहीं बनता है। इसी तरह से कुछ और भी मामले थे, जिसमें एक महत्वपूर्ण है, बहुत ही रोचक है, उषा बेन बनाम भाग्य लक्ष्मी चित्र मंदिर। इसमें जो देवी देवता कुछ देवियां हैं हमारी, उनको ईर्ष्यालु दिखाया गया था, और यह फिल्म थी जय संतोषी माँ। और इस फिल्म के विरुद्ध एक निषेधाज्ञा का आदेश लेने का एक दिया गया था, तो इसको भी कोर्ट ने रिजेक्ट किया कि धार्मिक भावनाओं को ठेस आपके जरूर पहुंची है, लेकिन फिल्म देखना नहीं देखना यह आपका विषय हो सकता है, आपकी चॉइस हो सकती है, आप इसको नहीं भी देख सकते हैं। ऐसा आपके किसी विधिक अधिकार का उल्लंघन इसमें प्रतिवादी ने नहीं किया है, इसलिए आपको ऐसा देने का अधिकार नहीं है। इसी तरह के कुछ और भी वाद हैं, जैसे एक्टन बनाम ब्लेंडल का वाद है। इसी तरह एक सीता रमैया बनाम महालक्ष्मण का केस था। इसमें क्या था कि इसमें जो प्रतिवादी थे, उन लोगों ने कुछ खाई खोदकर और बांध बनाना चाहा था, और 4 लोगों ने किया था और एक व्यक्ति ने स्वतंत्र रूप से किया था। तो इसमें ऐसा करके उन लोगों ने किसी के भी विधिक अधिकार का उल्लंघन नहीं किया। इसी तरह से आप बहुत सारे ऐसे मामले देखेंगे जिसमें विधिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता है और वास्तविक क्षति दिखती है, इसलिए इसमें प्रतिकर नहीं मिलता है। और इसके साथ मैं आज का अपना व्याख्यान समाप्त करता हूं। बहुत धन्यवाद आप सभी का।